नमस्कार किसान भाइयों, आज के Q&A सेक्शन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, आपके वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आते हैं उनमें से कुछ गिने चुने कमेंट का जवाब देने का हम इस सेक्शन में प्रयास करते हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के Q&A सेक्शन की। तो आज का पहला सवाल पूछा है ऑलराउंडर जी ने, नाइट्रोबेंजीन भी यूज़ कर सकते हैं क्या ग्रोथ के लिए। तो भाई देखो, नाइट्रोबेंजीन का अगर आप आपके फसल में छिड़काव करते हो तो उसके छिड़काव से क्या होता है, आपके फसल में कल्ले तो निकल ही आते हैं लेकिन आपके शूट में भी आपको डेवलपमेंट नज़र आ जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप नाइट्रोबेंजीन का एक ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। अगला सवाल पूछा है इब्राहिम सुरती जी ने, सर भिंडी में पत्ते हार्ड हो गया है तो नरम करने के लिए क्या डालें। भाई इब्राहिम सुरती जी, आपके भिंडी की फसल हो या फिर कोई भी फसल हो, अगर आपके पत्ते हार्ड हो गए यानी कि कागज़ की तरह उसका आवाज़ आता है और उसके टुकड़े भी होते हैं उसे पकड़ने के बाद, तो वो कड़कपन आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो कैल्शियम का आप सप्लाई करोगे वो आप चिल्टेड कैल्शियम के ज़रिए भी आप उसकी पूर्तता कर सकते हैं। आप कैल्शियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप नीचे से ड्रिप के माध्यम से या फिर ज़मीन के माध्यम से कैल्शियम नाइट्रेट देकर भी आप कैल्शियम की पूर्तता करके उस पत्तियों को, उन फलों को आप लूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी फलों की या फिर फसल की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो पाए। तो अगला सवाल पूछा है नील एंकर जी ने, मंकीज ईटिंग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, कैन इट स्प्रे ऑन फ्रूट स्टॉप मंकीज डिस्ट्रॉइंग फ्रूट्स। तो देखो भाई, आप मंकी को मारना चाहते हैं यानी कि बंदर को मारना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रही है। देखो भाई, मंकी का जो इम्यून सिस्टम होता है या फिर जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे जैसा ही होता है। अगर हम मंकी को मारने जाएंगे तो हम ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, और ऐसी कोई दवाई मार्केट में बनी ही नहीं है, वरना मथुरा में तो कब का मंकी कंट्रोल हो चुका होता। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आप देखो मार्केट में भी ढूंढने जाओगे तो आपको कोई पेस्टिसाइड है इसके ऊपर तो नहीं मिलने वाला है। आपको किसी और तरीके से मंकी का यानी कि बंदर का कंट्रोल करना पड़ेगा, वो जो कि आप झटका मशीन भी लगा सकते हो। झटका मशीन यानी कि वो आपके वॉल कंपाउंड में जो तार में वो थोड़ा करंट छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है आपके जानवर जो होते हैं उसको छूते ही वो भाग जाते हैं। वो मरते नहीं लेकिन भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। तो वो वाला भी सिस्टम आप बिठवा सकते हो। तो सत्यम परिहार जी ने कमेंट किया है, भाई रबी सीज़न चालू हो गया है, आप एक वीडियो बनाए जिसमें सीड ट्रीटमेंट पर जानकारी देवे। भाई सीड ट्रीटमेंट के ऊपर हमारे 1-2 वीडियो बन चुके हैं, आप चाहो तो देख भी सकते हो। भाई जेलोरा के ऊपर हमारा एक वीडियो बन चुका है। जेलोरा मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें थायोपिनेट मिथिल आता है, बहुत ही बढ़िया काम करता है भाई। उसका भी आप इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हो। अगर आपको सस्ते में अगर जुगाड़ लगाना है तो आप जो साप आता है कार्बेंडाजिम प्लस M45, तो उसका भी इस्तेमाल आप सीड ट्रीटमेंट के लिए बेझिझक कर सकते हो। मुकेश कुमार राठौर जी ने कमेंट किया है, सूडोमोनास छिड़काव के कितने दिन बाद कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। देखो भाई, कुछ कीटनाशक में आपका बैक्टीरियासाइड होता है, यानी कि आप देखो एप्लॉड की बोतल अगर आपने ली तो एप्लॉड के अदर इंग्रेडिएंट्स में आप देख लेना कि उसमें बैक्टीरियासाइड 0.1 या 0.2% ऐसा कुछ करके है। तो भाई आप देखना भाई, एप्लॉड का अगर आप छिड़काव करते हो तो इनडायरेक्टली आपके बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। वो इंसेक्टिसाइड है लेकिन उसके अदर इंग्रेडिएंट्स में आपका बैक्टीरियासाइड होने के कारण आपके बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो ऐसे कुछ कीटनाशक ही आपके इस सूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो आपको एक अच्छा सवाल पूछा है कि आपको ये डिस्टेंस रखना है कि 2 स्प्रे में कितना अंतराल होना चाहिए। तो कम से कम 3 दिन का अंतराल तो आपके दोनों स्प्रे में होना ही होना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट के वीडियो के नीचे कमेंट की है दिनेश धाकड़ जी ने, मिर्च में फल लग रहे हैं क्या उसमें डाल सकते हैं क्या, फुल ड्रॉप तो नहीं होगा। देखो भाई, कैल्शियम नाइट्रेट से फुल ड्रॉपिंग होता है क्योंकि वो नाइट्रोजन का ज़्यादा स्ट्रोक बैठ जाता है और उसकी तुलना में कैल्शियम का स्ट्रोक कम बैठता है। तो उसके कारण क्या होता है, फसल में आपका नाजुकपन आने के कारण आपके जो फूल होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर आपको पता है कि भाई मेरे फसल में फुल ड्रॉपिंग की होने समस्या आ सकती, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैल्शियम नाइट्रेट का आपके फसलों में इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। योगेश बाबन जी ने कमेंट किया है, प्याज में यूज़ कर सकते हैं क्या इथ्रेल का। तो देखो भाई, प्याज में आप इस्तेमाल करना चाहते हो बहुत मतलब ज़्यादा लेवल पे जा रहे हो आप, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में लीजिएगा कि भाई आप जिस भी फसल में इथ्रेल का इस्तेमाल करते हो उसके फसल की हार्वेस्टिंग होने के बाद उसकी कीपिंग क्वालिटी कम हो जाती है। कीपिंग क्वालिटी यानी कि उसकी टिकाऊ क्षमता भी आप कह सकते हो, वो मार्केट में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। उसका कलर, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा तो बढ़ जाता है इथ्रेल के कारण।
तो आप उसके दिन भी खींच ले सकते हो। लेकिन दूसरी बात ये हो जाती है कि भाई इथ्रेल प्याज जैसी फसलों में आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हार्वेस्टिंग के बाद वो जल्दी सड़ जाएगा। तो ये बात गलत है, तो आपको गलत ही बताऊंगा, और मतलब ये बात गलत है तो गलत नहीं बताऊंगा। तो आपको प्याज की फसल में इथ्रेल का इस्तेमाल नहीं करना है। सुरेश निषाद जी ने कमेंट किया है, सर खेत में जीवाणु की संख्या कैसे बढ़ाए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। देखो भाई सुरेश निषाद जी देखो, आप जब बचपन में जब गोबर देखते थे गाय का, तो गोबर दूसरे दिन ही सड़ जाता था, उसका जो 50% है वो तो वहाँ पे ही सड़ जाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि 8-8 10-10 दिनों तक आपको गोबर जैसे कि तैसा आपको पड़ा हुआ दिख रहा है। तो वो दिखने का कारण आपकी जो जीवाणु की संख्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके ज़मीन में, वो लगभग बहुत हद तक कम हो चुके हैं। वो कम होने का कारण आपका ग्लाइफोसेट है, जो भी आप खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं वो उसका कारण है। तो उसका अगर आप इस्तेमाल बंद कर देते हो और नीचे से आप गुड़ हो गया, आपका खली हो गया, ऐसे प्रोटीन वाले जो कंटेंट होते हैं वो अगर आपके ज़मीन में अगर जाते रहेंगे बार बार, तो आपकी जीवाणु की संख्या अपने आप बढ़ने लगेगी। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया वाला इलाज आपके लिए रहेगा। सुरेश निषाद जी ने एक और कमेंट की है कि सर गुलाब का फूल एक समान नहीं आ रहा है, किस चीज़ का स्प्रे करें सर। देखो भाई, आपको एक यूनिफॉर्म स्प्राउटिंग चाहिए, जिसके कारण एक समान अगर फूटा होगा आपके फसल में, तो एक सार के आपके जो फूल निकलने का काम करेंगे आपके गुलाब की फसल में। तो एक समान आपको फूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक समान आपको कुछ एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन डालते हो तो एक समान फूल निकल के, फूलों की कलियाँ निकल के फूल एक समान दिखाई देंगे। तो आपके लिए मेरे हिसाब से नाइट्रोबेंजीन ही बेटर है। लेकिन कितना भी आप प्रयास कर लो, गुलाब में आपको जो छटनी होती है उसके बाद छटनी होने के बाद अगर आप नाइट्रोजन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो ही ये बात मुमकिन हो जाती है। ज़्यादा भी इस्तेमाल किया तो नुकसान होता है, और कम इस्तेमाल किया तो आपका यूनिफॉर्म स्प्राउटिंग नहीं होता है। तो अगला सवाल पूछा है देवन पाटीदार जी ने, भाई लियोसिन 0050 प्लस बोरन का स्प्रे कर सकते हैं क्या प्याज में। देखो भाई, बेझिझक आप 0050 लियोसिन और बोरन का इस्तेमाल आपके प्याज की फसल में बेझिझक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोशन आपसुंदे जी ने कमेंट किया है, टोमेटो के साइज़ के लिए चलेगा क्या IA इंडोल एसिटिक एसिड, अगर नहीं चलेगा तो साइज़ के लिए क्या करो। देखो भाई, IA का इस्तेमाल आप प्याज के साइज़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने IA के वीडियो में भी बताया कि जो फसलें कम कालावधि वाली होती है, 4 महीने के भीतर हो, जिसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, जिसकी आयु बहुत कम होती है, उन जैसी फसलों में आपको IA का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको अगर प्याज की फसल की कंद की साइज़ बढ़ानी है, आलू जैसे हो गया आपके प्याज, कंद वर्गीय फसलों में अगर आपको साइज़ बढ़ानी है तो कल्टर हो गया, ताबोली हो गया, या फिर चमत्कार हो गया, या फिर लियोसिन हो गया, या फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन है, 52-34 हो गया, तो इनसे आप आपके प्याज में कंदवर्गीय फसलों में साइज़ बढ़ा सकते हो। तो अगली कमेंट की है SJ बॉस जी ने, टमाटर रेड कलर के बदल पिंक कलर आ रहा है, कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो भाई, आपको क्या करना है, पोटेशियम शोनाइट प्लस आप एडापेरस भी देते हो आधा किलो, तो इससे आपके पिंक कलर से आपका लाल कलर ज़रूर आ जाएगा आपके फसल में। और दूसरी बात क्या होता है, कई बार तेज़ धूप के कारण भी वो पिंक कलर आ जाता है, तो आपको एक एंटी सनस्ट्रेस जो होता है आपके फसल में, जैसे कि सियाप्टन हो गया, ग्रीन मिरेकल हो गया, तो ऐसे भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर सूरज की रोशनी के कारण होता होगा, तो भी आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। विवेक कुटे जी ने कमेंट किया है, फ्लावरिंग के लिए 52-34 टाटा बार बोरन ले सकते हैं क्या। भाई, बहुत ही अच्छा चुनाव है 52-34 टाटा बार, और आप जो बोरन लेने वाले हो वो बहुत ही बढ़िया सुझाव है आपके फसल के लिए। तो आप बेझिझक इसका इस्तेमाल आपके फसल में कर सकते हो। अमित शर्मा जी ने कमेंट किया है, सर मिर्च की फसल में नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में देने चाहिए, फ्लावरिंग टाइम में अमोनिया फॉर्म में देते हुए तो इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा हो जाता है, तो किस फॉर्म में देना चाहिए। देखो भाई, आपकी अगर हल्की ज़मीन है, जिस ज़मीनों में यूरिया बहुत तेज़ गति से काम करता है, तो ऐसी ज़मीनों में भी आपको जो यूरिया का एप्लीकेशन है वो थोड़ा थोड़ा करके देना है। खासकर अगर आपको एप्लीकेशन करना है, कोई सी भी ज़मीन हो, भारी हो हल्की हो, जिनमें यूरिया काम करता हो जिनमें नहीं करता हो, अगर आपको डर सता रहा है कि भाई डिसीज़ बढ़ जाएगा या फिर इंसेक्ट अटैक बढ़ जाएगा नाइट्रोजन के ज़्यादा एप्लीकेशन से, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको जो नाइट्रोजन का जो पोटेश और आपके फॉस्फोरस के साथ जो रेशो आता है उसका इस्तेमाल करना है। जैसे
जैसे कि 10-26-26 हो गया, नाइट्रोजन को दबा देता है। आपका 13-40-13 हो गया, 12-32-16 हो गया या फिर 12-61 हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन के साथ साथ आपका फॉस्फोरस और पोटेश जाने से आपकी पत्तियाँ, आपकी फसल और भी मजबूत होके आपके फसलों में जो आपके मन में जो डर होता है कि भाई कोई कीटक अटैक कर जाएगा या फिर कोई डिसीज़ आ जाएगा, तो ये डर खत्म हो जाएगा और आपकी फसल भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो अगला सवाल पूछा है नीरव बाठा जी ने, माइकोराइजा पे वीडियो बनाओ। तो देखो भाई, माइकोराइजा के ऊपर वीडियो जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको माइकोराइजा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वाले वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।